Hi guys, welcome to IS Point. This is Aditi Pandey. So today we start our new chapter. आज हम अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हमने इसके चैप्टर को अच्छे से पढ़ा भी दिया है, मतलब चैप्टर 6, और उसके सॉल्यूशंस भी करवा दिए गए। ठीक है, तो आज के चैप्टर का देखिए हेडिंग क्या है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। आप इससे क्या समझते हैं? अब जब चैप्टर का नाम जिस चीज़ से शुरू हो रहा है, सबसे पहले हम उसे ही जानते हैं कि वो क्या है, भू आकृतियाँ। अब बताइए कि ये वर्ड आपको क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है। भू आकृति, भू से ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे भूगोल की आकृतियाँ, तो हाँ, लेकिन उतना नहीं। मतलब ये है कि भू आकृतियाँ जो हैं ये पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों के खंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थल खंड। यानी कि ना तो ये बहुत छोटे ही होते हैं, ना तो ये बहुत बड़े ही होते हैं। ना तो ये इतने बड़े होते हैं पहाड़ जैसे, ना तो एकदम छोटी से होते हैं चींटी जैसे। ठीक है, एक मध्यम आकार के खंडों को हम भू आकृति कहते हैं। अब हमने आकृति की बात की है तो दृश्य भी आएगा ही आएगा। तो दृश्य से आप क्या समझते हैं बताइए? किसी को पता है क्या कि दृश्य क्या होता है? वैसे आपने सुना होगा बड़ा सुंदर दृश्य है, तो उस दृश्य में ऐसा क्या देखा गया कि दृश्य आकृति का एक भाग ही माना जाता है। देखिए, आकृति मतलब क्या होता है? किसी भी तरह की आकृति। मान लीजिए हमने ये आकृति बनाई, ठीक है। हाँ, वैसे उतनी अच्छी आकृति नहीं बना रहे हम, लेकिन देख लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, ये आकृति बन गई हमारी। तो अब ये क्या बना? एक दृश्य बना ना। कई सारी आकृतियाँ मैंने बनाई। यहाँ पे हमने पहाड़ बनाए, यहाँ चलिए नदियाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेड़ बना दिया, यहाँ एक घर बना दिया जिसका गेट बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये सब कुछ मिल के क्या बनाए? ये एक दृश्य बना, जिसे आप कह सकते हैं सीनरी बना, ठीक है। बचपन से हम बनाते आ रहे हैं इसे। तो आप इसी तरीके से डिफाइन भी करेंगे कि जो आकृतियाँ होती हैं ना, कई सारी भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य का निर्माण करती हैं। ठीक है, देखिए कितना ईजिली एक्सप्लेन हो गया कि कई सारी भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य का निर्माण करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक भू आकृति। अब सिंपल सी बात है, हमने आकृति की बात की है, तो आकृति है तो उसकी एक भौतिक आकार होगा ही, और वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है। जैसे जो भी हमने दृश्य बनाया था उसमें कई सारी चीज़ें हैं ना। पहाड़ में बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे, मिट्टी पाई जाएगी, घर है वो ईंटे से बना होगा, पेड़ है उसमें लकड़ी होगी, पत्ते होंगे, फल होगा, बीज होगा, कितनी सारी चीज़ें हो गई। तो कई सारे पदार्थों से भी मिलकर बनी होती है, और जब पदार्थों से मिलकर बनी है तो उसे कई सारी चीज़ें अफेक्ट भी करती होंगी, यानी कि उसके कई सारे कारक भी होंगे। जैसे पेड़ है तो उसे कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं? सूरज अफेक्ट करता है, तापमान अफेक्ट करता है, जल अफेक्ट करता है, सॉइल अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें प्लांट्स को अफेक्ट करती हैं। हमारा घर है, हमारे घर को क्या अफेक्ट करता है बताइए? हमारे घर को अफेक्ट करता है, पानी अफेक्ट करता है। यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो और छत थोड़ी सी कमज़ोर हो तो वो लीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा धूप हो, अभी अभी घर बना हो, अचानक से धूप हो जाए तो दरारें आ जाती हैं। बहुत ठंडी हो तो एकदम ठंडी ठंडी दीवारें रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कई सारे कारक उन्हें अफेक्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भू आकृतियों में एक बार बनने के बाद जो उसकी आकृति या प्रकृति है उसमें कोई ना कोई बदलाव होता है। ऐसा नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील नहीं होती, ठीक है। मतलब वो परिवर्तनशील होती है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। हम भी छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, हमारी हाइट बढ़ गई, नहीं भी बढ़ी, हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, कब बहुत बढ़ गई हो किसी की, कोई बहुत लंबा हो, कोई बहुत छोटा हो। तो परिवर्तन लेकिन कहीं ना कहीं हुआ। हमारे दिमाग की स्थिति में परिवर्तन हुआ, हमारे सोचने की क्षमता में परिवर्तन हुआ, हमारे छोटे छोटे हाथ बड़े हो गए, हमारी छोटी छोटी उंगलियां बड़ी हो गई। पहले हम उतना नहीं फैशन करते थे, अब हम और भी ज़्यादा फैशन करने लगे। पहले हम उतना नहीं पढ़ पाते थे, एक बुक हमारी कैपेसिटी थी, अब हम एक हफ्ते में 2 बुक पढ़ लेते हैं। तो हमारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ।
उसी तरीके से जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं उनमें भी कई सारे परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? भू आकृतियाँ रूपांतरित या फिर रूपांतरण भी कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि भूतल के एक भाग में भू आकृति का दूसरी भू आकृति में परिवर्तन या फिर भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं में, यही अवस्थाओं को हम कहते हैं परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रूपांतरण हो रहा है। तो रूपांतरण किस तरीके से होगा? या तो एक भू आकृति का किसी दूसरे भू आकृति में रूपांतरण होगा, या तो उन दोनों के रूप में बदलाव होगा, या तो उनकी आकृति में, या तो उनमें जो पदार्थ मिले हैं वो कम ज़्यादा होंगे। ठीक है। इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास होता है। इतिहास होता है का मतलब क्या हुआ कि जो भू आकृति है वो तुरंत हुई कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, वो 2 मिनट की मैगी नहीं है। 2 मिनट की मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, उसे ही 5 मिनट लगता है। तो फिर भू आकृतिक प्रक्रियाएं तो सदियों से होने वाली क्रियाएं, जिन्हें होने में लगभग 50 से 100 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मृदा का निर्माण होना, ये कल की तो बात नहीं हो सकती ना कि कल हमने एक पत्थर बाहर रखा था, आज उस पर एक लेयर मिट्टी बन गई है। नहीं, वो मिट्टी बनी नहीं है, वो उड़ कर आ गई होगी, चिपक गई होगी, बाकी वो बनी नहीं है, वो रियल मिट्टी नहीं है, वो पुरानी ही मिट्टी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हुई है। ठीक है। अब जब हम इसके विकास को देखेंगे, इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं के, तो मनुष्य के विकास में कितनी जीवन की अवस्थाएं आती हैं? हम लेते हैं कौन सी? बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, यही लेते हैं ना। तो वैसे ही इसकी भी तुलना उसी से की जाती है। इसमें अवस्थाएं हैं युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्ध अवस्था। ठीक है। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम समझेंगे नहीं कि किसी चीज़ का विकास कैसे हो रहा है, तो भला हम उसके प्रभावशाली रूप के उपयोग कैसे ले सकते हैं? यदि हमें पता ही नहीं होता कि मान लीजिए दूध, गाय का दूध पहले, बहुत पहले, मान लीजिए आज से 1000 वर्ष पहले, ठीक है, लोग गाय के दूध का उपयोग सिर्फ दूध बनाने में करते थे। दही भी शायद उन्हें नहीं आती होगी, या मे भी दही बनाते होंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि उसका चीज़ भी बनता है, उसका मोज़रेला चीज़ भी बनता है, उसको पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हैं। नहीं पता था, पिज़्ज़ा भी नहीं पता था। तो हमने इनके बारे में अध्ययन किया, तब तो हमें पता चला ना, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, देखा कि इससे और कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। तो ये यही कह रहा है कि भूतल के इस ऐतिहासिक विकास को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपको किसी चीज़ का प्रभावशाली रूप का उपयोग करना है, यदि आपको किसी भी चीज़ का उपयोग करना है, तो आपको उसके विकास को समझना आवश्यक है कि बन कैसे रहा है, इसका उपयोग किस चीज़ में अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जैसे पहले के लोग क्या थे, लकड़ियों की ही कुल्हाड़ी बनाते थे। फिर उन्होंने समझा कि लकड़ी की कुल्हाड़ी बनाने से हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन कार्य उस तरीके का नहीं हो पाता। फिर उन्होंने लोहा लगाया, तो लोहे की कुल्हाड़ी बनी, जिससे वो पेड़ भी काटने लगे। ऐसे वो सिर्फ पेड़ों पे निर्भर थे कि जो उनकी लकड़ियाँ गिर जाती थी उनका उपयोग करते थे, लकड़ियाँ काटी नहीं जाती थी। लेकिन जब से लोहा बना, लोहे की कुल्हाड़ी आई, तब से लोग पेड़ों को काटने लगे और ज़मीन भी खोदने लगे, तो उनका कार्य आसान हो गया और मेहनत भी कम लगने लगी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। और सुनिए, इतनी जल्दी जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने सुना है कि जो विद्या है उसे बांटने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो बांटिए, ऐसे कंजूसी मत कीजिए। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।